नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स इससे संबंधित एक्सरसाइज 1.1 इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो सभी एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं। उसी के आधार पर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सेम नंबर ना होके तो नंबर चेंज हो सकते हैं, बट लेकिन जो संख्याएं हैं वो चेंज हो जाएंगी और जो क्वेश्चन को करने का तरीका है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको उनमें से एक क्वेश्चन अवश्य फंसने वाला है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जैसे दिया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें देखना है कि केवल अगर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बोलता तो हम गुणनखंड विधि के द्वारा उसको आसानी से निकाल लेते। लेकिन क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको ज्ञात कीजिए। अगर ये ना दिया हो तो आपको सिर्फ गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ही एचसीएफ निकाल देना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें एचसीएफ ज्ञात कीजिए इन दोनों नंबरों का। ठीक है, तो हम इस प्रमेय के द्वारा ही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो प्रमेय है यूक्लिड प्रमेय ये होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना। तो जैसे अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये आपकी भाग विधि है। तो a क्या होता है आपका भाज्य होता है, b आपका भाजक होता है, q आपका भागफल होता है और r आपका शेषफल होता है। ठीक है, इस पैटर्न पर ये यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है वो काम करती है। तो अब इसमें सबसे जो पहला स्टेप है हम देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हमेशा छोटी संख्या से ही किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है। जैसे अब 225 बड़ी है 135 से। ठीक है, तो अब इसका जो स्टेप है पहले करने का ये है कि हमें यहाँ देखना है कि जो आर है इसकी वैल्यू जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम इस प्रमेय को, मतलब जो इसको प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 225। ठीक है, और 135। अब 135 को हम 225 सॉरी ये 225 को हम 135 से भाग करके देखेंगे कि कितना हमारा शेषफल आता है। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, जैसे 225 को जब 135 से भाग करेंगे तो देखिए ये आपका सीधा सीधा इसमें जब हम कर देंगे ये हो जाएगा आपका, अगर एक बार करेंगे तो 13 14 28 डबल हो जाएगा, तो सिंगल ही कर लेते हैं। 135 ये 0 हो गया, यहाँ से 12 ये 9 हो गया। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। मतलब हर बार हमें भाग करना है और हर बार इस स्टेप को हमें यहाँ पे लिखना है। तो यानी कि कितने बार भाग गया है ये एक बार, तो गुणा 1 प्लस जो भी शेषफल आएगा यहाँ पे वो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, ए क्यू प्लस बी का ये इस फॉर्म में हम लेके चलना है, तो हर बार इसी स्टेप को हम फॉलो करेंगे। अब जो भी हमारा यहाँ पे ये शेषफल आएगा, ठीक है, और ये जो हमारा भाग वो है जिसे हम भाग दे रहे हैं, ठीक है, अब ये भाज्य बन जाएगा यानी 135, और जो शेषफल आया है अब वो हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। ठीक है, अब इसको हम भाग देते हैं, जब 135 को हम इससे भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको भी हम एक बार कर लेते हैं, अगर डबल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया आपका 4। ठीक, अब फिर से इसी क्रिया को हम दोबारा से लिखेंगे। यहाँ हमने कितनी बार भाग गया, एक बार, प्लस में अब शेषफल कितना आया हमारा 45। ठीक, यही क्रिया जब तक करनी है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। अब ये हो गया हमारा भाज्य, ये हो गया हमारा भाजक, और अब हम इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ जब 90 में भाग देंगे तो 45 दूनी 90। ठीक, तो ये आ गया आपका 0। तो यहाँ हमने कितने का गुणा किया, 2 का, और प्लस में 0। ठीक है, ये पूरा आपका प्रोसेस है। यानी कि जब तक ये आर की वैल्यू 0 ना आ जाए तब तक इस जो हमारा ये प्रोसेस है हम इसको फॉलो करते रहेंगे, चाहे वो कितना भी लंबा खींचे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है।
जब तक यहाँ आर की वैल्यू जो है, ये जो यहाँ पे शेषफल आया है, जब तक 0 ना हो जाए तब तक हम इसको स्टेप को फॉलो करते रहेंगे। जैसे ही ये 0 आ जाएगा यहाँ पे निकल के, तो हम इसको रोक देंगे। और जो ये शेषफल आया, ये आपका भागफल आया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF। ठीक है, आगे समझ में, दोबारा समझ लिए। सबसे पहले संख्याओं को देखना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्योंकि जब सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दिया जाता है। ठीक, अब उस तरीक़ा से सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, फिर छोटी संख्या लिखेंगे, फिर हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उसको भाग दे लेंगे। जैसे जैसे भाग देते रहेंगे, अब उसी स्टेप को यहाँ पे एक बार भाग दिया तो एक बार स्टेप लिख दिया, फिर दोबारा किया तो दोबारा लिख दिया, और जब तक करेंगे जब तक हमारा ये जो है 0 ना आ जाए। जैसे ये यहाँ पे 0 आ जाता है, तो जो भी ये संख्या होगी, ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, इस संख्या की SCF। तो यानी कि इन दोनों संख्याओं का SCF हमारा कितना निकल के आया है, कितना आपका 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से किसी भी कोई भी संख्या दे रखी हो, छोटी हो बड़ी हो, उससे आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ जो मेथड है वो फॉलो करना है। ठीक है, अगर मेथड आप फॉलो करेंगे तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। संख्या चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखें, जैसे मान लीजिए कि यही दो संख्याएं हैं, अगर कहे कि हमें बिना मतलब अगर ये क्वेश्चन में ना दिया हो कि कोई भी मेथड हमें यूज नहीं करना है, तब SCF कैसे निकालेंगे। तो उस कंडीशन में आप सिंपल ही इसको 135 और 225, ठीक है, अब इनके क्या गुणनखंड कर लेंगे। जब हमें कोई भी विधि से निकालने को नहीं बोला जाए तो सिंपल से हम इसको गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड आपको आते होंगे आसानी से। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटती। तो 3 से काट के देख लेते हैं, और 3 चौक 12, और यहाँ बचा 1, 3 पंजे 15। ठीक, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 3 से काटेंगे, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 से 1। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसी प्रकार अगर हम 225 के देखें कितने निकल के आते हैं, तो 2 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि अंतिम जो अंक है वो विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 से इसको भी शुरुआत कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 1 बचा 15, 3 पंजे 15। फिर 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 1 15, 3 पंजे 15। ठीक है, अब 3 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 से काट लेते हैं, 5 25, 5 25, 1। अब इसके जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब SCF आपको पता ही है। SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब इन सभी में जो भी सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हम छांट लेंगे, 1 2 और 1 3। ठीक है, तो जो भी हमने कॉमन है वो एक निकाल देंगे। यहाँ से एक 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा, और यहाँ से एक 5 आ जाएगा, बस। ठीक है, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9 पंजे 45। ये आपका SCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। जब कोई भी विधि ना दी हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर साफ साफ बोले प्रश्न में कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करिए, तो ये वाला मेथड हमें फॉलो करना है। ठीक है ना, तो ये है पहला क्वेश्चन। इससे ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कि SCF निकालिए, या तो सिंपल कहेगा, अगर नहीं कहे, अगर कहे इस विधि से निकालिए, तो ये वाला प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, अब कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए, पूर्णांक क्या होते हैं आपके, मैं आपको बताऊं। यहाँ से ये है आपका 0 पॉइंट है, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5 इन्फिनिटी, और यहाँ -1 -2 -3 -4। पूर्णांक
ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोला उसने q कोई पूर्णांक है, अब वो चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इसमें कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6u+1, 6u+3 और 6u+ के रूप में ये होता है। ठीक है, तो इसको भी हम यूक्लिड प्रमेय से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना किसी भी एक, मतलब जैसे ए है, ए को हम मान लेते हैं ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, ए को हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, अब यहां हम b की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 6। ठीक है, b की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अब चूंकि यूक्लिड प्रमेय, ठीक है, से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जब करेंगे तो वो क्या होती है, a बराबर bq+r। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। ठीक है, तो अब a बराबर bq+r, अब b की वैल्यू हमें दे रखी है 6, तो a बराबर bq यानी b की वैल्यू 6q+r। कंडीशन क्या है, अब यहाँ ध्यान रखना कि जो q है वो नॉट इक्वल टू होता है 0 के, मतलब कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो आपका क्वेश्चन जो भी आप हल कर रहे हैं वो गलत है। ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब ये हमारी एक कंडीशन बन गई, a बराबर 6q+r, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो r की वैल्यू है, यानी कि r जो है वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 6 से तो हमारा छोटा होगा। ठीक है ना, क्योंकि b हमारा 6 है, अपल से हमेशा छोटा होगा और बड़ा होगा और बराबर होगा किससे, 0 से। ठीक है, तो जो r है यानी शेषफल है 0 से तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है, 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी होना चाहिए, छोटा नहीं होगा। और r 6 से हमेशा छोटा होगा, इस कंडीशन की भी आपके। ठीक है, तो एक ये कंडीशन आपकी निकल के बन जाती है। अब यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। देखिए, यहाँ से बोला है कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, अब इसने लिया है विषम। ठीक है, ऐसा आप सब कुछ धनात्मक है, वो भी विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक लिया है तो हम क्या करेंगे, जो b की वैल्यू दी हुई है 6, इससे बड़ा ही ले लेते हैं। ठीक है ना, ताकि भाग देने में आसानी हो जाएगी। छोटा लेंगे तो ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, पर आप 6 से हमेशा बड़ा लीजिए। तो जैसे 6 से बड़ा क्या होगा आपका, पहला वो भी विषम ही संख्या लेनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। तो 6 के बाद क्या आती है आपकी 7। ठीक है, तो 7 को जब 6 से भाग देंगे, 6×6 तो 1, शेषफल क्या आ गया 1। अब अगली जो 6 से बड़ी विषम संख्या होगी वो कितनी होगी, देखो 7 के बाद 8 आती है, लेकिन 8 तो आपकी विषम संख्या नहीं है, वो सम संख्या है। तो अगली संख्या होगी आपकी 9। 9 को जब 6 से भाग देंगे तो 6×6, ये क्या बचा आपका 3। तो यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसी प्रकार अगली विषम संख्या क्या देखेंगे, देखिए 10 वो सम संख्या है, तो यहाँ ले लेते हैं 11। 11 को जब 6 से भाग देंगे तो 6×6, यहाँ पे निकल के आ गया आपका 5। ठीक है, यानी कि यहाँ आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक संख्या और ले लेते हैं आप, इसके बाद आइए अगली विषम संख्या 13। 13 को जब भाग देंगे तो 6 दूनी 12, ये आ गई 1। ठीक है, अब फिर एक और दे लेते हैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और। देखिए 13, 14 के बाद 15, 6 को देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ आ गया 3। ठीक है, चलिए एक संख्या और ले लेते हैं 17, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका 6 दूनी 12, यहाँ बचा 5। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से थोड़ा सा, पहली संख्या मैंने विषम ली 7, तो रिमाइंडर कितना आया 1, फिर 9 ली तो 3, फिर 11, फिर 5। ठीक है, अब जैसे ही मैं 11 से बड़ी संख्या लेता हूँ कोई,
तो जो मेरा शेषफल है वो आर की जो वैल्यू है वो हमेशा रिपीट होती रहेगी। देखिए 13 लिया तो 1, फिर से 3 आ गई, फिर 5। अगर इससे भी बड़ी संख्या लेंगे फिर से हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। मतलब इसी उसमें चलता रहेगा। और देखिए यहाँ पे जो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये हमेशा आर की जो वैल्यू है सभी किससे 6 से छोटी हैं और 0 से सभी बड़ी हैं। तो यहाँ आर का मान कितना निकल के आया है, 1,3,5। ठीक है ना, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। अब देखिए अतः हमारा क्या समीकरण है, देखिए ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की वैल्यू पहली क्या रखेंगे 1। ठीक है, तो एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन 6 क्यू प्लस दूसरी आर की वैल्यू रखेंगे 3। दूसरी कंडीशन ए बराबर 6 क्यू प्लस तीसरी वैल्यू है 5। तीसरी कंडीशन। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हमारी मतलब इससे हमारी मैच हो रही हैं। देखिए 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5। ठीक है ना, आप जितनी भी संख्याएं लेंगे ये ही रिपीट होते रहेंगे, आर की वैल्यू है। ठीक है ना, तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः कोई भी जो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक लिया है तो ले सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू+1, 6 क्यू+3, 6 क्यू+5 के रूप का होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया है। पहले भी मैंने वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं उसमें जाके। ठीक है, अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी संख्याएं चेंज हैं। और क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, सेम तरीका है निकालने का, मैं आपको निकाल बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ठीक है ना, दिया है 3m, 3m+1। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपकी 3। अब वही सीधा इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया है वो आप अच्छे से समझना, सेम करने का तरीका एक ही है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हम लेंगे यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय क्या कहती है कि a बराबर BQ+R, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और R हमेशा क्या है, R की कंडीशन कब फॉलोगी, R यहाँ से निकाल लेते हैं कि a बराबर b की वैल्यू कितनी है 3Q+R। ठीक है ना, तो अब R की वैल्यू इस b पर डिपेंड करती है, तो ये जो R है वो हमेशा क्या होगा 3 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। ठीक, अब देखिए अब कंडीशन यहाँ से बन गई है ये R की। अब क्या करते हैं, कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे ना तो कुछ विषम तो है नहीं, तो मतलब समी हो गया। अब कोई भी ले लीजिए इसके बाद 3 से, जो 3 है b की वैल्यू, इससे बड़ा कोई भी एक पूर्णांक ले लीजिए आप। तो मैं सबसे पहले 4 से शुरुआत कर लेता हूँ, तो 4 है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग 4 का वर्ग कितना हो गया आपका 16। ठीक है, अब 16 को हम जब 3 से भाग करेंगे तो 3×5 15 और यहाँ बचा 1। ठीक, अगली संख्या ले लेते हैं। ठीक है, 3 से बड़ी कौन सी होगी, देखिए 5, 5 विषम होती है। ठीक है, और लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं है तो आप 5 भी ले सकते हैं। अगर कंडीशन दे रखी होती विषम या उसकी तो कोई नहीं, केवल धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो धनात्मक हम क्रम से भी ले सकते हैं। 5 का वर्ग कितना हो गया आपका 25।
25 को जब भाग देंगे तो कितना आ गया आपका, देखिए 3 से जब भाग देंगे इसको हम, तो ये बैठेगा आपका 3 अट्ठे 24, ठीक है। यहाँ कितना बचा आपका 1। अब 6 लेंगे, 6 का वर्ग जब करेंगे 6 छिंग 36, 36 को जब हम भाग देंगे 3 से तो कितना आया आपका, ये हो गया आपका 12, 12 तिया 36, ठीक है, 0 आ गया। अगली संख्या कोई एक और ले लेते हैं, जैसे 7 ले लेते हैं। 7 का वर्ग कितना आ गया आपका 49, 49 को जब भाग देंगे हम 3 से, तो 3 से भाग देंगे तो कितना आ गया आपका, ये हो जाएगा 3 16 तिया 48, ये हो गया 48, और यहाँ कितना बचा 1। एक संख्या और ले लेते हैं कोई 8, 8 का वर्ग कितना हो गया 8 8 64, 64 को जब भाग करेंगे 3 से तो कितना हो गया, ये आपका 21 तिया 63, 21 तिया 63 हो गया, ठीक है। और ये आया आपका 1, रिमाइंडर 31 63। अब फिर ले लेते हैं 9, 9 नीम 81, और 81 को जब भाग देंगे 3 से तो 3 दूनी 6, 2 21, 3 सत्ते 21, ठीक है, ये बचा आपका 0। तो आप देख पा रहे हैं कि जो भी शेषफल बच रहा है हमारा, ठीक है, या तो वो 1 है या फिर वो 0 है। मैंने 9 तक ले लिए हैं, आप और भी संख्याएं का मतलब उस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख के उसको वर्क करके उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं या तो 1 आ रहा है या फिर वो 0 आ रहा है। तो यहाँ से जब आर की वैल्यू जो निकल के आएंगी वो कितनी होंगी, 0 और 1, ठीक है ना। समझ में आ गया, ये साफ साफ बोला है धनात्मक पूर्णांक हैं तो हम क्रम से भी ले सकते हैं, आगे पीछे हमें कोई लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है, क्रम से लेंगे आसानी से हम उसको निकाल सकते हैं। अब आर की जब वैल्यू आ गई हैं तो कंडीशन क्या बनेगी, अतः पहली जो कंडीशन बनेगी A3Q प्लस, यहाँ आर की वैल्यू 0 है, 0 कर दूंगा, तो या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3Q, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, A बराबर 3Q प्लस में आर की दूसरी वैल्यू है 1, और ये बन गई दूसरी कंडीशन, ठीक है। तो देखिए ये कंडीशन मैच हो रही हैं, तो A बराबर 3Q यानी 3M हो गया, यहाँ M, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, M की जगह हमने Q लिया है, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी क्या मतलब हम कह सकते हैं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक का वर्ग किस 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था उसमें क्या था, हमें बोला था कि धनात्मक विषम संख्या से दर्शाना है, और इसमें क्या करा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग करके हमें ये समझाना है कि 3m और 3m प्लस 1 के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अभी हमने पढ़ा था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था कि धनात्मक जो पूर्णांक है उसका वर्ग होना चाहिए, अब इसमें कहा है घन होना चाहिए। तो उसका वो कंडीशन जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से करेंगे। ये मैं 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है क्वेश्चन पेपर में, तो बस मैं अब मुझे बताने में थोड़ा सा समय लग रहा है ताकि मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से 1 मिनट में आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ सबसे पहले माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक का घन है,
ठीक है, दिया है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है हमारी 9। ठीक है, अब हम लेंगे यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होती है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऑलवेज हमेशा बड़ा होता है 0 से। अब a बराबर b की वैल्यू हमारी कितनी है 9q प्लस आर। अब r की कंडीशन कहाँ क्या कहेगी कि r जो है वो हमेशा 9 से छोटा आएगा और 0 से बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को अब देखिए यहाँ देखते हैं कि ये कह रहा है कि उसका घन होना चाहिए, कोई भी पूर्णांक हो धनात्मक। ठीक है, तो क्रम से ले सकते हैं, हमें कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। 9 से बड़ा ले लीजिए, ठीक है, या फिर 9 से छोटा ले लीजिए, क्योंकि हमें घन करना है तो हम छोटा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए और 3 से शुरुआत कर लेते हैं 3, तब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27। ठीक, अब जब 27 को हम 9 से भाग करेंगे तो ये आ गया 9 तिया 27 0। ठीक, अगली संख्या ले लेते हैं 4। 4 का क्यूब जब करेंगे तो 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, अब 64 को भाग करके देखते हैं कितना आता है। 64 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 9 सत्ते 63। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 1। अगली कोई भी एक संख्या ले लीजिए, जैसे 5 ले लेते हैं, तो 5 का हो गया आपका 25 25 पंजे 225। और 225 को जब हम 9 से भाग करेंगे तो ये आएगा आपका, ऐसे कर लेते हैं, 9 दूनी 18 और 4 बचा, ये 5 हो गया, 9 पंजे 45। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया सिंपल 0। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, 5 के बाद अब 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 का क्यूब हो गया। अब 6 का क्यूब कितना हो गया आपका, 6 का क्यूब हो गया आपका 200, 6 छिंग 36 और 36 में जब मल्टीप्लाई करें 6 छिंग 36, 36 18 21 216। सॉरी कुछ गलत हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, ये 125 आएगा, गलती से 225 लिख गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 125। ठीक है, 125 को कर लीजिए तो 9 1 9। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखिए जब 5 का क्यूब करेंगे तो 55 25 पंजे 125। तो 125 को जब हम भाग करेंगे 9 से, वो गलती से लिख गया था 225। ठीक है, तो अब देखिए 9 1 9, यहाँ बचा 3 और यहाँ 5, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 9 चौक 36 होते हैं, 9 तिया 27, तो कितना बचा 3 और 5 8, रिमाइंडर कितना है आपका 8। अब इसके लिए 6 का जब करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 216। ठीक है, अब 216 को जब 9 से भाग करेंगे तो ये आ गया 2 9 दूनी 18, 3 बचा, यहाँ 6 आ गया, 9 चौक 36। ठीक है, ये आ गया आपका 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने 3 लिया तो 0 आया, फिर एक उसके बाद 4 लिया तो 1 आया, 5 लिया तो 8। ठीक है, फिर 5 से बड़ा 6 लिया तो फिर से वही मेरा जो आर की वैल्यू है वो दोबारा से मुझे 0 प्राप्त हो गई। अब मैं 7 लूँगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 1, फिर 8 लूँगा तो फिर कितनी आएगी 8। इसी तरीक़ा से ये जो आर की वैल्यू हैं वो हमेशा मतलब यही सेम रहेंगी। आप चाहें तो एक बार चेक और कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमारी आर की वैल्यू कितनी आगे निकल के 0,
1,8। ठीक है, देख लीजिए आप, 9 से छोटी ही हैं सारी वैल्यूएं और 0 से बड़ी हैं या फिर 0। तो अतः अब पहला जो समीकरण बनेगा a बराबर 9q प्लस r, पहली वैल्यू 0, तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ केवल 9q। ठीक, दूसरा क्या बनेगा 9q प्लस दूसरे r की वैल्यू कितनी है 1, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये हो गया आपका 9q प्लस में तीसरी r की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये इसको संतुष्ट कर रहे हैं। देखिए 9m, m या q दोनों ही बराबर हैं, आप इससे न लें। ठीक है, तो 9q हो गया, दूसरा 9m प्लस 1, 9q प्लस 1, 9m प्लस 8, 9q प्लस 8। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, कहते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप देखिए, पहले सबसे पहले मैंने कौन सा क्वेश्चन बताया था आपको HCF का, उसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 3 क्वेश्चन मैंने सेम पैटर्न पर बताए हैं, ये यूक्लिड प्रमेय पे। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, या वो सीधा सीधा विषम पूर्णांक बोलेगा, या किसी का वर्ग बोलेगा, या किसी का घन। एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा एग्जाम में, तो इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। वीडियो को एक नहीं 2 बार देखिएगा, तो 1-2 बार जब देखेंगे आप तो बहुत ही मतलब आपको आसान लगेगा। ये चीज़ें आपको समझाने के मैंने समझा भी दिया है और आपको आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो पहले एक्सरसाइज से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये चीज़ें पहुंच जाएं और सभी लोग आसानी से तैयारी कर सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।